2022 सेट नंबर फर्स्ट है आपका GH। क्वेश्चन का जो पहला सेक्शन आपका इसमें जो 6 ऑब्जेक्टिव है, पहले का नंबर दिया हुआ है आपका। प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है, इसे टोटल हिंदी में है प्रति एकक कोष्ठिका, जिसको आप लोग एकक कोष्ठिका को यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल आप लोग जान जाएंगे यूनिट सेल क्या है। प्रति यूनिट सेल में एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की संख्या रहती है, में परमाणुओं की कुल 2 संख्या रहती है। ये जो परमाणुओं की संख्या रहती है, नंबर ऑफ एटम्स, इसको जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर आयंस पर यूनिट सेल, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो पर यूनिट सेल परमाणुओं की कुल संख्या ये कितनी है? 2 है। तो ये होती है आपकी किसके लिए? 2 संख्या होती है। ये इसका आंसर होता है आपका BCC, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। BCC को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में बॉडी सेंटर्ड को बोलते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल। अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें ना तो काय केंद्रित लिखा हुआ है, लेकिन दोनों वर्जन होते हैं पेपर में, हिंदी वर्जन भी इंग्लिश वर्जन भी, और इंग्लिश वर्जन एक्यूरेट होता है, हिंदी वर्जन आपको दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं, और खासकर इस चैप्टर में। काय केंद्रित का दूसरा नाम अंतः केंद्रित भी होता है, इसलिए जो हमने पहले लिख दिया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये जो आपका काय केंद्रित है, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? अंतः केंद्रित। जो घन एकक सेल है, जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, ये इसके लिए जेड की जो वैल्यू होती है ये 2 होती है। जब आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में ये आपका यूनिट सेल हो गया। यूनिट सेल में आपके 8 कार्नर हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्नर हो गए। और एक परमाणु जो होता है, इसमें हम ऐसे ही लिख देते हैं, जब सॉलिड स्टेट पर आते हैं, केंद्र के काय में जिसके बाल है, उसको अगर आप बक्से में लटकाएं तो पूरी की पूरी बाल बक्से के अंदर होगी, तो पूरी एक बाल होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कार्नर पर रख रहे हैं, तो जो कार्नर पर होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 भाग केवल यूनिट सेल में योगदान होता है। तो अगर आप कोनों पर परमाणु पढ़ते हैं, तो किसी भी यूनिट सेल में हो, कार्नर पर कितने कार्नर हैं? 8 कार्नर हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं, और योगदान कितना होता है? 1/8। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक परमाणु हो गया पूरे कार्नर पर, यार को 1/8 करेंगे। और जो केंद्र काय पर है, बॉडी सेंटर्ड पर है, तो केंद्र काय पर हमने बताया पूरा का पूरा कितना होता है? 1 परमाणु। तो टोटल जब आपने ऐड किया, तो ये टोटल कितना हो गया जा करके? ये 2 परमाणु हो गए। तो कहीं पर भी बॉडी सेंटर्ड BCC होगा, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी पुट अप करेंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर है, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है, ऑप्शनल पे दिया हुआ है। 400 ml में 7 ग्राम NaOH भरा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन करना, लिखा हुआ है कि 7 ग्राम NaOH है, और ये आपका डिसॉल्व किया गया है किसमें? 400 ml। ये 400 ml आपका क्या दिया हुआ है? विलियन दिया हुआ है। जब विलियन दिया होगा तो मोलरता नहीं पूछेगा ज्यादातर, कह रहा है विलियन की मोलरता। तो मोलरता के लिए सीधे क्या पढ़ते हैं? मोल प्रति लीटर पढ़ते हैं। तो जब आप इसकी मोलरता पढ़ेंगे, तो मोलरता की इकाई आप लोग क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। मोल क्या होता है? दिया गया भार बटे अनुभार। NaOH का अनुभार कितना हो गया? 40। और ये 7 ग्राम NaOH डिसॉल्व है, तो ये W हो गया, मोल हो गया, दिया गया भार बटे अनुभार 7/40। आयतन किसमें हो गया? लीटर में। 400 ये mm दिया हुआ है, लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7 × 10/40 × 4। इधर से कैंसिल हो गया, जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया कितना? 7 और ये 16 पॉइंट इसमें दिया हुआ है आपका। 5 टाइम्स से डिवाइड नहीं होगा, पहले आपका जब 0 इंक्रीज करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा। इसके बाद रिमेनिंग रहेगा आपका कितना? 6, और इसके बाद डिवाइड हो जाएगा 16। तो 0.4 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कई ऑप्शन दिए हुए 0.4 के, डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी की जरूरत होती है। 7 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया, 0.437 फर्स्ट ऑप्शन 0.437। हाँ, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, मोलरिटी का नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछी है। वैसे तो टाइम इनवर्स होती है, सेकंड में तो सेकंड इनवर्स। जो ग नंबर क्वेश्चन है, ये किसके लिए हमसे पूछा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के, तो के क्या लिखते हैं? dx अब देखिए ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभिक्रिया की दर dx/dt बराबर k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1। ये केवल a लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो पावर होती है वही पावर यहाँ पर कर देते हैं। k क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। तो जब हमको k चाहिए तो a की पावर 1 इधर आ जाएगा डिवाइड करके,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इक्वल dx अपान dt इंटू मोलर कंसंट्रेशन A की पावर 1 यही हो गया। dx की यूनिट होती है आपकी क्या, मोल पर लीटर, ये dx की यूनिट हो गई। dt की जिसमें भी टाइम दिया है, जैसे सेकंड में दिया है तो सेकंड में। A की भी यूनिट क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, 1 अपान सेकंड इक्वल क्या हो जाएगा, सेकंड। लेकिन एक बात मैंने कह दी है कि रिएक्शन में जो दिया हुआ है टाइम इनवर्स चलता है, क्योंकि अपने यूपी बोर्ड में तो केवल सेकंड इनवर्स ही होगा, बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो खैर उन्होंने सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसका जो घ नंबर क्वेश्चन है, जल अपघटन पर बेंजामाइड देता है, बेंजामाइड का जल अपघटन कराना है, इसका घ नंबर क्वेश्चन है। देखिए जो बेंजामाइड लिखते हैं, बेंजीन रिंग में आप लोग लिखते हैं क्या, CONH2। ये जो आपका फार्मूला हो गया, ये किसका हो गया, बेंजामाइड का हो गया। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसकी, EHOH, तो देखिए EH इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, इस तरीके से लाइसिस करा दीजिएगा। ये COOH, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड COOH, और ये NH3। एक्चुअली ये एसिडिक मीडियम पर होगा H+ पे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेंजोइक एसिड आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो COOH है बेंजामाइड से क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, देखिए एक रिएक्शन इसमें दी हुई है, रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है RNH2 एमीन प्लस CHCl3 प्लस KOH, यहाँ पर लिखा है एल्कोहलिक, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एमीन क्लोरोफार्म KOH, एमीन क्लोरोफार्म KOH, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। देखिए ऐसा होता है, ये RNH2 CHCl3 KOH, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, 3KCl, 3KCl इधर से रिमूव हो गया, ये हमने लिख दिया 3KCl। देखो ये जो H है, 2 इधर है 1 इधर है, H कितने हो गए 3, और OH में भी तो 3 से मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो साथ में कितना हो गया 3H2, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, इधर ये छट गया, यहाँ पर केवल क्या बचा है C, इधर क्या बचा है RN, इधर बचा है RN, तो RNC प्लस 3KCl प्लस H2, Cl होता तो साइनाइड, NC है तो क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बन गए आपके एल्किल आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड होते हैं, आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बिल होता है, आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बिल एमीन, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड परीक्षण की रिएक्शन दी हुई है। नेक्स्ट जो इसका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 6 ऑप्शन है आपके, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन कौन से होते हैं। क्लास 10 में आप लोग पढ़ते होंगे, AGTC डीएनए में होता है, AGUC आरएनए में होता है, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन, AGUC। अब इसमें ऑप्शन लिखने में इतनी चालाकी की है, हर एक ऑप्शन सही लग रहा है इसका। पहले में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन हो नहीं सकता है, इसके बाद AGUC मैंने बोला तो ये भी नहीं है इसमें, और एडेनिन ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन, फोर्थ ऑप्शन इसका सही। इसमें जो लिखा है वो चालाकी से इन्होंने लिखा है। क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, क्योंकि हर एक बात हमने इसमें सॉल्यूशन करके बता दी है। आगे बढ़े, दूसरे का नंबर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठोस अवस्था का है, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोगों को तेज रखना पड़ेगा, हम लोग को ये कैरेक्टर से कर देते हैं इसीलिए। लिखा हुआ है सिल्वर CCP जालक बनाता है, पहली लाइन। CCP का दूसरा नाम मालूम है क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं। देखिए सिल्वर का केस है, ठोस अवस्था में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरे का नंबर है, क्या कह रहा है कि जो सिल्वर है, देखिए इससे कुछ बातें स्पष्ट हो गई कि सिल्वर है तो हमें जो है परमाणु भार इसका जो रखना पड़ेगा, ये हमको कितना हो जाएगा 108। वैसे इस क्वेश्चन में 107.9 दिया होगा, ठीक है ना, हम लोग मालूम है डायरेक्टली चांदी Ag होता है 108 होता है, हमें देखो 107.9 दिया हुआ है। अब इसका जो जालक दिया है वो कैसा दिया है, CCP जालक। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, CC का दूसरा नाम FCC होता है, ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, और जब तक इस शब्द को नहीं जानेंगे तब तक जड़ की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ये FCC के लिए जड़ कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, फिर सेंट्रल क्यूबिक यूनिट के लिए। तो CCP का दूसरा नाम क्या होता है, FCC, और FCC के लिए जो जड़ की वैल्यू होती है कितनी होती है, 4। तो सिल्वर CCP जालक बनाता है, और इसके क्रिस्टल के एक्स गुणक द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। एकक कोशिका के कोर की लंबाई एडजवेंट दी हुई है, कोर की लंबाई जो होती है यूनिट सेल की, जो कोर की लंबाई दी हुई है A, ये कितनी दी हुई है 408.6 पिकोमीटर। देखिए इसे ध्यान रखना, इसको सेंटीमीटर में रखते हैं, क्योंकि इसको किसमें रखते हैं, सेंटीमीटर में। तो पहले तो आप 408.6 में गुणा करेंगे 10⁻12 से, तो ये किसमें हो गया, मीटर में, पिकोमीटर से मीटर। अब इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उधर 10 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 408.6 गुणे, जब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा 10⁻10। अब ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर। ये बात क्लियर होगी, यही रीडिंग यहाँ पर रखी जाएगी सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन में ये देख लेना कि सेंटीमीटर ही तो नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर को बदल डालना। कह रहा है कि सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, सिल्वर का
घनत्व डेंसिटी फार्मूला क्या लगाते हैं, डी इक्वल जेड एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन। एक ही फार्मूला है पूरे स्टेट में, घनत्व वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो घनत्व होता है डेंसिटी बराबर जेड एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन ए। तो देखिए जेड नंबर ऑफ एटम्स और आयंस कितना पुट अप कर दिया 4। इसे भी करते हैं 100 से या 107.9 दोनों से आंसर आ जाएगा 100h अपॉन ए क्यूब। ए कितना दिया हुआ था आपका 408.6 गुणे 10 की घात -10 का होल क्यूब एन ए। अवागाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23। कितना लिख देंगे यहाँ पर अवागाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब देखिए इसमें जो है ऊपर तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देंगे कि ये कितना हो जाएगा आपका 432 हो जाएगा, जो होगा 832। अब इधर ध्यान दीजिएगा ये 10 to the power -30 हो जाएगा, 30 हो गया 10 की घात -30 हो गया और ये 23 हो गया आपका। तो इधर आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10 to the power माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 30 इधर हो गया जा करके और 23 इधर हो गया, माइनस 7 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 10 to the power -7। शेष आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 408.62 10 to the power, ये 408.6 इसका क्यूब करना पड़ेगा और क्यूब करने के बाद 6.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन जो रहेगा वो आपका लेंथी कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करेगी, वो ऐसे आप करते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 408.6 है आपको 408.6, इसको क्यूब करेंगे 408.6 इंटू 408.6, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 से। ये सब जब मल्टीप्लाई आप कर लेंगे काफी लेंथी इसका कैलकुलेशन जाएगा आपका। ये रीडिंग इसकी आ रही है आपकी 410.873 और इसके बाद 328.26128, ये माइनस में इसको अब ऊपर ले जाइए 7 डिजिट आप इसको जो है बढ़ा दीजिएगा। कैलकुलेशन में फाइनल कर दूंगा, कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन फाइनल कर दूंगा, आंसर फाइनल कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 432 इंटू 10 to the power 7, इसको आप इधर जो है और इससे डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका कितना 4 3 और ये 2 7 0 2 4 6 और 7, इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे 410 और 873 328.26 इतना बहुत है आपका 10.51। इससे जब डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो ये कितना हो गया 10.51 और डेंसिटी है तो डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके इसमें आंसर नहीं दिए हुए लेकिन हमारे आंसर सब मैच है, इंग्लिश मीडियम से पूरे आंसर मैच है इसके। तो ये जो इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10.51। क्योंकि क्वेश्चन ये लगभग कहीं ना कहीं सब मिलते हुए हैं और इसमें सेट भी सब आंसर इसके पूरे पड़े हुए हैं। सेट नंबर फर्स्ट है आपका ये, तो वहाँ से मिलान भी होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जो है सेट नंबर फर्स्ट है और इसमें है आपका 10.51। क्लियर है ये आंसर आपका, ठीक है ना। तो कैसे किया गया बस समझ में आ गई, बस बेसिक आपको क्या करना है कैलकुलेशन। अच्छा ये भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते इतना, उसका भी तरीका आपको बता दें। पूरी रीडिंग रखिए, फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्वेश्चन ये छोड़ते हैं तो अब अगर आप स्टेप मार्किंग अटैक करते हैं, सपोज दैट इसमें तो 2 नंबर का दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, कम से कम 2.5 नंबर करेगा स्टेप मार्किंग, इससे कम नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए वाष्प दाब का अवनमन नहीं हिसाब से क्या पूछा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस किससे संबंधित है, राउल्ट के नियम से, विलियम चैप्टर है। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच व्यंजक क्या क्या लिखना है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बताना पड़ेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरे का खा है ये हमको बताना पड़ेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस चीज को ध्यान रखना है कि वाष्प दाब का अवनमन नहीं बताना है, क्या बताना है आपेक्षिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है हमें, यहाँ पर बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वाष्प दाब के अवनमन PO माइनस PS तथा विलयन या विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, मतलब PO माइनस PS अपन PO को हम लोग क्या बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो परिभाषा क्या होगी, देखो PO माइनस PS क्या है, ये है वाष्प दाब का अवनमन बटे और PO ये क्या हो गया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, मतलब यहाँ पर लिख देंगे विलायक का वाष्प दाब। देखिए ये 2 कंपोनेंट है, ये विलायक का ये विलयन का है, तो चाहे इसको आप PO से डिवाइड कर दीजिए चाहे PS से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं PO माइनस PS अपन PS, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग लगाते हैं तो इसी से लगाते हैं वर्तमान में, इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो डिफिनीशन क्या बन गई, वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन की डिफिनीशन क्या बन गई, वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक या विलयन के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS अपन PO या PO माइनस PS अपन PS, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
आधा क्वेश्चन ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, विलेय के वाष्प दाब और मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलेय का जो भी अणुभार है, मोल प्रभाव है, तो कौन सा नियम होता है, राउल्ट का नियम। तो इसके बाद जो है जो रिलेशन है ये है विलेय का वाष्प दाब तथा विलेय का वाष्प दाब और विलेय का मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज में संबंध, विलेय का मोल प्रभाज होता है, ये चीज है ना। तो कौन सा नियम हो गया, यहां पर स्पष्ट लिख देंगे, ये नियम है कौन सा, राउल्ट का। तो इधर भाई लिख दिया गया राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट का नियम है तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट का। राउल्ट के नियम से क्या होता है, PO माइनस PS अपान PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये पढ़ा है। अब राउल्ट का नियम किसके लिए लगता है, बहुत तनु विलयन के लिए। राउल्ट मतलब तनु विलयन के लिए लगता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, किंतु जो है बहुत तनु विलयन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बहुत तनु विलयन होते हैं तो इसमें बेटा स्मॉल n और कैपिटल N जो होता है, तो स्मॉल n को निगलेक्ट कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। स्मॉल n मोल जो होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, कैपिटल N क्या होता है कैपिटल W अपान कैपिटल M। अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, तो PO माइनस PS अपान PO इज इक्वल टू स्मॉल w के साथ देखिए क्या हो जाएगा कैपिटल M, और कैपिटल W के साथ क्या हो जाएगा, ये हो गया PO माइनस PS अपान PO स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W। इतना क्वेश्चन पूछा गया था। पहले आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डिफाइन करना है कि ये क्या होता है, और इसके बाद इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। किसको समझाना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरे का, ग नंबर है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसको जो है हमें समझाना है। इसको हम लोग बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पहली बात तो ये इसमें फिगर बनता है, सबसे पहली बात ये है कि इसमें फिगर बनता है SHE में। देखो कैसे, हाइड्रोजन साधारण ताप पर गैस है, तो उसको हाइड्रोजन को तो डुबोया नहीं जा सकता है, हाइड्रोजन को डुबोया नहीं जा सकता है साल्ट के सॉल्यूशन में। इसके लिए करते क्या है कि जो प्लेटिनम का पतला टुकड़ा ले लेते हैं, प्लेटिनम फॉयल बोलते हैं, मतलब जो पतली पन्नी होती है, और इसकी सतह पर यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक को लगा देते हैं। इसमें प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी जाती है। इसके बाद इसको एक प्लेटिनम की तार की सहायता से, प्लेटिनम के वायर की सहायता से 1 मोलर HCl, अच्छा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसी धातु के लवण का विलयन लिया जाता है। तो हाइड्रोजन का बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का लवण क्या होगा, HCl। तो यहाँ पर 1 मोलर HCl ताप 25 डिग्री सेल्सियस, क्यों मानक है ना, मानक में ताप 25 डिग्री सेल्सियस, मोलर सांद्रता। अब हाइड्रोजन जो होगी तो हाइड्रोजन को कैसे डुबोएं, जब हाइड्रोजन इस प्लेटिनम के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है तो ये ठोस हाइड्रोजन के समान व्यवहार करने लगती है। जब हाइड्रोजन गैस एक अधिशोषण होता है, जब अच्छा ये गैस आएगी कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसके चारों ओर एक ऐसे ट्यूब, एक नली ऐसे ऐसे, और इधर से इसमें हाइड्रोजन गैस को पास आउट करेंगे यहाँ से, इस जगह से, ये इधर से बंद होगा, H2 गैस। आप बैठिए, कितना दाब लग रहा है, 1 वायुमंडल, मतलब वायुमंडलीय दाब का बात कितना है, 1 वायुमंडल। तो यहाँ से 1 ATM 1 वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे इसमें। ये तो आपका प्लेटिनम फॉयल था, ये जो बीच में है ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम वायर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसमें सॉल्यूशन कौन सा भरा हुआ है, 1 मोलर HCl भरा हुआ है। देखिए जो इसका फिगर है वही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्यूरेट है। सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, किंतु जब हाइड्रोजन को प्लेटिनम के पृष्ठ पर अधिशोषित करा देते हैं, अधिशोषण का मतलब इसके पृष्ठ पर ये चिपक जाती है जाकर के, तो ये ठोस हाइड्रोजन के समान व्यवहार करते हैं। अब यदि इस वायर को हम खींचेंगे तो भी हाइड्रोजन के जो ये मॉलिक्यूल जो इसमें एटम्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और डुबोएंगे, तो मतलब ठोस की तरह व्यवहार करने लगी। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर HCl के विलयन में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से लटके हुए प्लेटिनम फॉयल में 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है और आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता। अब प्रयोगों के आधार पर क्या करेंगे, जब प्रयोगों के आधार पर इसका विभवांतर मापा गया
तो ये आपका प्लस माइनस 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का जब भी हम लोग विद्युत रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो कितना होता है, प्लस माइनस 0, मतलब फिगर ये बनेगा। थ्योरी क्लियर हो गई? क्या बताया हमने, साधारण परिस्थितियों में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के पृष्ठ पर अधिशोषित करा देते हैं तो ये ठोस हाइड्रोजन के समान व्यवहार करती। इसके लिए एक प्लेटिनम के पृष्ठ पर प्लेटिनम ब्लैक, इसके चारों ओर जो पॉलिश लगाई गई है इसको क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक को लगा करके इसमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मोलर सांद्रता के HCl के विलयन में डुबो देते हैं तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। प्रयोगों के आधार पर इसका मान प्लस माइनस 0 वोल्ट पाया गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। दूसरे का जो घ नंबर है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है विद्युत अपोहन, विद्युत अपोहन की उपयोगिता, यूटिलिटी। हमसे विद्युत अपोहन का प्रोसेस नहीं पूछा, हमसे विद्युत अपोहन का प्रोसेस नहीं पूछा है, हमसे उपयोगिता पूछी है। अच्छा, अपोहन की क्रिया में होता क्या है, जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां होती हैं उनको पृथक किया जाता है। अपोहन की क्रिया में जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां होती हैं उनको पृथक किया जाता है, और जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां होती हैं उसको क्रिस्टलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ। अटेंशन इन दिस पॉइंट, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस की बात कर रहे हैं, विद्युत अपोहन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। दरअसल एक छोटी सी बात समझनी है यहाँ पर कि क्या इसका उपयोग हो सकता है। दरअसल आप लोग जब इसका फिगर देखते हैं तो ये आपकी मेम्ब्रेन लगी होती है इस तरीके से विद्युत अपोहन में, और जो है ये दो प्लेटें किनारे के चेंबर में होती हैं, बीच वाले चेंबर में नहीं होती, इस तरीके से। दरअसल इसको क्लोज कर देते हैं, और हम बात कर रहे थे, इधर मैंने माइनस कर दिया, इधर मैंने प्लस कर दिया। और विद्युत अपोहन इलेक्ट्रोडायलिसिस पूरे में जो है परिक्षेपण माध्यम विलायक को भरा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया साल। साल का मतलब क्या हो गया, साल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। साल का मतलब क्या होता है, कोलाइडी। कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन के लिए लोग साल यूज करते हैं, साल या इस तरीके से। अब यदि हमने यहाँ पर कोई भी कोलाइडी विलयन भर दिया, एक चीज ध्यान रखनी है, कोलाइडी विलयन फिलअप कर दिया, इसमें अशुद्धियां दो तरह की होती हैं। जैसे NaCl है तो आयनिक अशुद्धि होगी, NaCl है तो आयनिक अशुद्धि होगी, और ग्लूकोज यूरिया तो अशुद्धि कैसी होगी, आणविक, क्योंकि ये तो आपके वो आयन बनाएगा नहीं, भाई ग्लूकोज यूरिया तो आयन बनाता नहीं है। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, एक इम्प्योरिटी आपकी है कौन सी, Na+ और Cl-, ये आपकी आयनिक अशुद्धियां होती हैं। आयनिक अशुद्धियां, जो अशुद्धियां होती हैं इसके लिए हम सब लोग शब्द क्या प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ और कोलाइड करते हैं थॉमस के नाम के अनुसार। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी तरह की हमने अशुद्धियां बताई, जैसे हमने कहा कि ये ग्लूकोज होगा या यूरिया होगा, तो ये प्लस माइनस नहीं बनाते हैं, तो ये आणविक अशुद्धियां होती हैं, आणविक इम्प्योरिटीज होती हैं। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे विलयन आपने यहाँ पर भरा, जो कोलाइडी विलयन जिसका शोधन करना है। अब ये प्लेटें हवा में तो लटकी नहीं होंगी, यहाँ पर भी विलायक भरा होगा, परिक्षेपण माध्यम जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो अब ये जो ग्लूकोज यूरिया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने पर, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आयन ही नहीं है। लेकिन जो आपकी आयनिक अशुद्धियां, जैसे ही आप ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, Na+ वाला बड़ी तेजी से भागेगा काम की ओर, और Cl- वाला बड़ी तेजी से भागेगा काम। तो विद्युत अपोहन का मतलब क्या हुआ कि यदि आयनिक अशुद्धियां हैं कोलाइडी विलयन में तो इनको बड़ी तेजी से हम लोग पृथक कर सकते हैं। आणविक वाली तो जैसी हैं धीरे धीरे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से हटती रहेंगी। ये जो हमने डॉटेड से शो किया, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग SPM, मतलब इसकी उपयोगिता जो हो गई, तो उपयोगिता हमने क्या बताई, जो आयनिक अशुद्धियां हैं ये तीव्र गति से या तेजी से पृथक होती है। दरअसल हमने ये इसलिए बता दिया है, एक बार अभी शायद पिछले साल ही है, उसमें आ गया है कि आप विद्युत अपोहन का सचित्र वर्णन कीजिए, और ज्यादातर राइटर्स में फिगर नहीं बना इसका, ये बड़े ताज्जुब वाली बात, इसलिए हमने इसको हमने चलिए पूरा। अभी से ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई आणविक वाली होंगी वो तो धीरे धीरे ही हटेंगी, लेकिन आयनिक वाली जैसे जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे फास्टली हो जाए। ये विद्युत अपोहन हो गया आपका। तीसरे का नंबर है स्टाइकियोमेट्री। जो दोष हैं इनको सचित्र समझना, मतलब ऐसे नहीं समझाना। दो तरह के दोष होते हैं, आप लोगों को समझना पड़ा होगा, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको हम लोग स्टाइकियोमेट्री दोष बोलते हैं, जब आदर्श क्रिस्टल और दोष युक्त क्रिस्टल दोनों में आयनों का अनुपात एक समान होता है तो उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। दो प्रकार का है, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो कह रहा है इनको चित्र बना करके बताइए स्टाइकियोमेट्री दोष को।
पेपर काफ़ी बड़ा आता है, छोटा पेपर नहीं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, 30-32 क्वेश्चन मायने होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का काम से पूछा है क्या, मितीय दोष। हिंदी जो उसकी होती है जो कुछ भी हो, बट हमने आपसे साफ कह रखा है कि इंग्लिश वर्जन जरूर लिखिएगा पेपर का, क्योंकि हिंदी तो इसका वो किस रूप में न लिख दें, विशुद्ध लिख दें, बड़ी प्रॉब्लम आता है। तो स्टाइकियोमितीय दोष के बारे में बात कर रहे हैं। स्टाइकियोमितीय दोष हमने बताए कौन कौन से। एक आपका साटकी दोष होता है, इसी क्रम में याद करना। पहला जो है साटकी दोष होता है, और जो स्टाइकियोमितीय में दूसरा दोष होता है, ये कौन सा होता है, ये फ्रेंकल दोष होता है। साटकी दोष, मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्रिस्टल जालक से जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं तो साटकी दोष कहते हैं। तो जब इसका आप क्रिस्टल जालक बनाएंगे 1 2 3 4 कम से कम 16 ये आपको लैटिस पॉइंट शो करने पड़ते हैं जो गोले के रूप में दिखा रहे हैं। इसको जालक बिंदु बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये क्रिस्टल जालक दिखा रहे हैं इस तरीके से, इसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और जब हम इसमें, क्योंकि फिगर से इसको एक्सप्लेन करना है, तो धनायन और ऋणायन दिखाएंगे। धनायन ऋणायन में ए प्लस या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड लेकर के चल सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इधर बी माइनस, उधर ए प्लस, बी माइनस, बी माइनस, इधर ए प्लस, और इधर बी माइनस, ए प्लस। अब जैसे इधर से ए प्लस बैठ किया था तो बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस। देखिए ये हो गई आपकी कैटायन वाइट, जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट। और ये हो गया क्या, ये एनायन वाइट। तो बराबर बराबर, जैसे एक कैटायन एक है ना, तो दो आपके धनायन हो सकते हैं, दो ऋणायन हो सकते हैं। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। और साटकी दोष के परिणाम स्वरूप जो क्रिस्टल का घनत्व होता है, ये घनत्व कम हो जाता। ये बात हमने किसकी बताई, साटकी दोष। मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाएंगे और साटकी दोष के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाएगी। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जो फ्रेंकल दोष होता है, तो इस फ्रेंकल दोष में ये देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, उसमें बराबर बराबर धनायन और ऋणायन लुप्त हुए थे। इसमें क्या होता है, इसमें केवल धनायन अपने इसको हमने क्या बताया, लैटिस पॉइंट बताया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जालक बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ये तो तुम्हारा जो गोले के रूप में दिखाया गया, ये तो आपका लैटिस पॉइंट हो गया, जालक बिंदु हो गया। और जो बीच वाली जगह ये होती है इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, अंतराली रिक्ति बोलते हैं। देखिए बीच बीच में ये जगह है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतराली रिक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और एक चीज बता दें, खाली जगह को हर एक जगह व्हाइट बोलते हैं। जैसे मैंने देखी खाली हो गए तो व्हाइट लिख दिया था, व्हाइट का मतलब ही होता है रिक्ति। जहां भी खाली जगह होगी उसके लिए हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं, व्हाइट शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें से होता क्या है कि जो धनायन होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, फिर इधर a प्लस बी माइनस, ए प्लस, इधर से गायब कर दिया, a प्लस गायब कर दिया, b माइनस, और इधर से हटा करके, कहाँ से हटाया, जालक बिंदु से, जालक बिंदु से हटा करके, और इसको हमने इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंचा दिया। जैसे a प्लस है वो तो हम AgCl के लिए लिख रहे हैं, इधर हमने केवल क्या लिख दिया, a प्लस। लेकिन क्या इसने क्रिस्टल को छोड़ा नहीं, उस वाले में क्या था, उस वाले में क्रिस्टल को छोड़ करके चले गए थे। तो ये a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, और तो इसकी जो परिभाषा होगी फ्रेंकल दोष की, कोई धनायन अपने जालक बिंदु से छोड़ करके कहां पर चला जाता है, अंतराली रिक्ति, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। अब जो कि इसने क्रिस्टल तो छोड़ा नहीं, वो बैठा तो वहीं पर है, तो वजन तो इसका कम होगा नहीं। तो इस दोष के कारण, जैसे इसमें क्या था, घनत्व कम हो जाता था, इसमें घनत्व में कोई कमी नहीं होती। ये जो दोष होता है, इसमें प्रायः वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें धनायन का आकार जो होता है वो छोटा होता है। तो लैटिस पॉइंट से छोड़ करके और कहां पर चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखना। एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, एक बार कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें अपचयन का उत्पाद याद रखना होता है। विशेष बात ये होती है, इससे जो डाइल्यूट वाला है उसमें अपचयन का उत्पाद NO2 है, और जो कंसंट्रेट वाले में उसमें क्या है, NO है। अगर हमें अपचयन का उत्पाद याद है तब तो गलती नहीं होगी, नहीं फिर ये रिएक्शन गलत हो जाती है। दूसरी बात, जिसे बुक में कई राइटर्स लिखते हैं कि कई तरह की रिएक्शन है, 10% 20% नहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ एक रिएक्शन डाइल्यूट की पढ़ी जाती है, एक रिएक्शन कंसंट्रेट की पढ़ी जाती है। इसकी रूलिंग होती है जो अपने यूपी बोर्ड में क्लियर हो गया। साटकी एंड फ्रेंकल
क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, तीसरे का खा नंबर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, इसमें एक रिएक्शन डाइल्यूट की लिखनी है और एक रिएक्शन किसकी लिखनी है, कंसंट्रेट और कॉपर से रिएक्शन लिखनी है। किसे लिखनी है, कॉपर से। देखो डाइल्यूट वाले पे हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पर फार्म करना होगा, एक पे फार्म करना है NO और एक पे क्या फार्म करना है, NO2। पहले ऐसे लिखा जाएगा कॉपर पे Cu प्लस HNO3 बनेगा क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H। देख लीजिए CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H। अब जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है और ये जो है जब H से रिड्यूस होगा तो हमें फॉर्म करना है क्या, NO। अच्छा बेटा जब NO बना देंगे तो ऑक्सीजन 2 बचे रहेंगे, नहीं बचा। देखो NO बना दिया तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2H2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं इधर, तो यहाँ कितने से गुणा करोगे, 3 और 1 4, बाकी लिखिए बैलेंस नहीं। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 2 हाइड्रोजन। नियम होता है हाइड्रोजन बराबर होकर के क्या हो जाए, कट जाए, ये नियम होता है। इसमें कितने से गुणा करोगे, 3 से, इसमें कितने से करोगे, 2 से। ये 6 हो गए, 6 हो गए, ये कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गया, 3Cu हो गया, और देखो 3 गुना 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 HNO3 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या फॉर्म कर देगा, 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO और प्लस 4H2। ये रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, डाइल्यूट वाली हो गई रिएक्शन की नहीं हो गई। और कंसंट्रेट वाले में क्या करेंगे, कंसंट्रेट फर्स्ट रिएक्शन तो यही होगी आपकी, फर्स्ट रिएक्शन यही होगी, कौन सी होगी, Cu प्लस 2HNO3। तो पहले तो आपका यही बनेगा क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, HNO3 प्लस H, तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, NO2। तो जब NO2 तो सीधे सीधे क्या बचेगा, H2। हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, इसमें नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसमें 2 रिएक्शन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया, Cu प्लस 4HNO3 क्या बन जाएगा, Cu, क्योंकि अब इसमें तो गुणा है नहीं, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO2 प्लस 2H। देखिए हम आपको बता दें, जैसे हम लोग जब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो हम लोग टेबलाइजेशन करा देते हैं कि किस मेटल पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। बिना टेबलाइजेशन के बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये तो नाइट्रिक एसिड वाला हो गया। अब बताओ, एक दंतुर लिखा हुआ है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कौन सा लिखा हुआ है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो उदाहरण सहित समझाइए। तो वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उप से संयोजक बंध बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। उदाहरण Cn माइनस OH माइनस NO2 माइनस ONO माइनस एसीटेट माइनस, जितने भी सिंगल वाले हैं, एक जो 2 तरह के होते हैं। 1 मिनट, अब जैसे हमें इस क्वेश्चन में 2 नंबर चाहिए, तो इतने में थोड़ी ना 2 नंबर मिल जाएंगे। उदासीन मोनोडेंटेट लिगेंड, चलिए लिख के बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि लिखने का तरीका ही महत्वपूर्ण होता है, जल्दबाजी में तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है और कुछ नहीं होता। अब चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन उसने पूछ दिया था कि नहीं भैया इसको पूरा बताना है, तो डिफिनीशन तो लगभग हर एक बच्चा लिख देगा, लेकिन उसको जब हम आगे क्लासीफाई करके लिखेंगे, ये तीसरे का C है, थर्ड का, और हमें बताना है मोनोडेंटेट लिगेंड। थोड़ा सा एक काम ये करना है, जब हेडिंग डालना तो पेपर में उसकी इंग्लिश भी लिखी रहती है, तो अपना उसको पूरा क्लियर करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है कि 1 1 2 3 करती है। तो इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। एक हो गए कौन से, उदासीन मोनोडेंटेट हो गए, मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, लोन पेयर वाले होंगे, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। जैसे आपका ये NH3 है और ये मेथिलामीन एथिलामीन, तो आप C2H5NH2 कर दीजिए, H2O कर दीजिए। H2O भी तो लिगेंड होता है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये उदासीन मोनोडेंटेट वाले हो गए आपके, इनमें एक लोन पेयर होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, इसमें H2O वाला जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं, HOH होते 2 लोन पेयर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन केवल एक का करता है। उदासीन के बाद ऋणायन वाले होते हैं, तो उसको हम लिख देंगे एनायनिक लिगेंड्स, ऋण वाले होते हैं। अब इसमें आप लिख लीजिएगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, CH3, CO माइनस। इस तरीके से आपने इसको क्लासीफाई कर दिया। Cn माइनस, ये NO2 माइनस एक लिखते हैं, ONO माइनस। तो जब इसको आप क्लासीफाई कर देंगे तो टेंशन आपको। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करना, किसमें अंतर स्पष्ट करना, तो आज हम फिर इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है ना। घर में भी हम बताते नहीं हैं, जो है मैडम फोन करने, इसको अपना पास कर दो।